क्या आप ITR-1 को फाइल करने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ तो रुक जाइए। क्या आप पर ITR-1 एप्लीकेबल होती है? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ITR-1 किन पे एप्लीकेबल है, कौन ITR-1 को फाइल कर सकता है और कौन नहीं, और उसके बाद हम देखेंगे कि ITR-1 को ऑनलाइन कैसे फाइल किया जाता है और ITR-1 को फाइल करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ITR-1 सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल होती है। अदर देन इंडिविजुअल ITR-1 फाइल नहीं कर सकते, जैसे कि HUF, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, इस टाइप की एंटिटी ITR-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ITR-1 को वही इंडिविजुअल फाइल कर सकता है जो रेजिडेंट हो इंडिया का और उसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा ना हो। तो टोटल इनकम में कंसिडर करना है आपको आपकी सैलरी, पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अदर सोर्स की इनकम और 5,000 रुपये तक की आपकी एग्रीकल्चर इनकम इसमें आप दिखा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ITR-1 को कौन इंडिविजुअल इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक कंपनी का डायरेक्टर ITR-1 फाइल नहीं कर सकता अगर आपके पास पिछले फाइनेंशियल ईयर में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर रहे हैं, चाहे वो एक दिन के लिए रहे हों, तब भी आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है या आपका पैसा इंडिया के बाहर है या आप ऑथोराइज सिग्नेटरी हैं इंडिया के बाहर किसी भी काम को करने के लिए, या फिर आपको इंडिया के बाहर से किसी प्रकार की इनकम होती है, तब भी आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका 194N के अंदर TDS कटा है या आपने TDS की पेमेंट की है या TDS काटा है डेफर्ड ऑन ESOP के केस में, तब भी आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकते। या आप किसी भी इनकम का लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड करना चाहते हैं या इस साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तब भी आप ITR-1 को फाइल नहीं कर सकते। तो ये थी कुछ बातें जिसमें हमने देखा कि ITR-1 किस पे एप्लीकेबल होती है, कौन ITR-1 को फाइल कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि ITR-1 को ऑनलाइन कैसे फाइल किया जाता है। ये हम इनकम टैक्स पे आ गए हैं। इनकम टैक्स पे लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे नजर आएगा फाइल नाउ, यहीं से आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। उससे पहले आपको चेक कर लेना है AIS पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे कीजिए प्रोसीड। ये हमारा AIS ओपन हो गया। AIS में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये आपके सामने दो टाइप की इन्फॉर्मेशन नजर आएंगे, TIS और AIS। TIS में हमें समरी फॉर्म में देखने को मिल जाती है, जैसे कि सैलरी कितनी आई है, इंटरेस्ट कितना मिला है, या इसके अलावा कोई और इनकम आ रही होती तो वो यहाँ पे शो हो जाती। अब इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं AIS में पार्ट A और पार्ट B में इन्फॉर्मेशन है। पार्ट A में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है और पार्ट B में आपके अदर इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसे कि TCS की इन्फॉर्मेशन है, SFT इन्फॉर्मेशन, पेमेंट ऑफ टैक्स, डिमांड, रिफंड, अदर इन्फॉर्मेशन। ये आपको वेरीफाई करना है और आपकी रिटर्न को प्रिपेयर करते वक्त इन इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखना है। और एक नोट ध्यान रखिए, अगर आपके यहाँ पे जो TDS की इन्फॉर्मेशन उठ के आ रही है और आपके 26 एस में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपको 26 एस वाली इन्फॉर्मेशन पर रिलाई करना है, AIS पे रिलाई नहीं करना उस केस में। तो हम इसका 26 एस चेक कर लेते हैं। ये हमने इनका 26 एस ओपन कर लिया है। 26 एस में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पे करंट स्टेटस भी दिखा रहा है पैन का। ये इनऑपरेटिव हो गया आधार लिंक ना होने की वजह से। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है TDS की, TDS कितने अमाउंट पे कितना कटा है और जो इन्फॉर्मेशन AIS में शो हो रही है वो मैच कर रही है। अगर इनमें डिफरेंस आता है तो आपको 26 AS पे रिलाई करना है, AIS पे नहीं करना है। अब इसके साथ साथ हम फॉर्म 16 भी चेक कर लेते हैं। यह है इनका फॉर्म 16। फॉर्म 16 के अंदर सैलरी जो दिखा रखी है और AIS में और 26 AS में, तीनों में इनकम जो सैलरी इनकम है बिल्कुल सही आ रही है। अब फाइल करते हैं रिटर्न। तो फाइल नाउ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर। ये हमने करंट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट किया। यहाँ पे आपको मोड ऑफ फाइलिंग दो टाइप के आते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन प्रिपेयर करके आप अपलोड कर रहे हैं, ऑफलाइन सिलेक्ट कीजिए। ऑनलाइन प्रिपेयर करके आप फाइल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे कीजिए कंटिन्यू। अब आपके सामने ये दो इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है ITR की। ये डाटा जो हमने ड्राफ्ट सेव किया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करती रहेगी और फ्रेश रिटर्न के लिए आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको आपका स्टेटस सिलेक्ट करना है। इंडिविजुअल केस में तो इंडिविजुअल ही रहेगा, HUF का पैन होगा तो HUF का, और HUF के अलावा कोई और है तो अदर में जाएगा। इंडिविजुअल है तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने लेफ्ट साइड को जो ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड का, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फॉर्म रेलेवेंट है। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं फॉर्म ITR-1 और करते हैं प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको 3 स्टेज दिखा रहा है कि पहले आपको वैलिडेट करनी है अपनी रिटर्न, उसके बाद कंफर्म करनी है समरी और फिर वेरीफाई करते हैं रिटर्न। लेट गेट स्टार्टेड। अब हमारे सामने रिटर्न को फाइल करने के 3 रीजन दिए गए हैं, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो टैक्सेबल इनकम अगर आपके 2.5 लाख रुपए यानी कि बेसिक एग्जाम्पशन से ज़्यादा है
तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे करना आपको कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ जाता है हमारा प्रीफिल्ड डाटा रिटर्न की समरी। ये हमारे सामने रिटर्न की समरी आ गई। जो प्रीफिल्ड डाटा है हमारा AI और फॉर्म 16 से वो हमारे सामने आ चुका है। हमें इसको वेरीफाई करना है। अगर इसमें कोई चेंज होना है, मॉडिफिकेशन है, एडिशन होनी है तो वो हमें करनी है साथ के साथ चेक करते हुए। सबसे पहले हम चेक करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि बाकी के ऑप्शन तभी ओपन होंगे जब आप इसको कंफर्म कर देंगे। इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है 5 स्टेजेस में है कि पहले आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कीजिए, फिर ग्रॉस टोटल इनकम, देन टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टैक्स लायबिलिटी। इनको आपको कंफर्म करना है। उसके बाद ही आप मेन स्टेप 2 पर जाएंगे जहाँ पे आप अपनी रिटर्न की समरी को वेरीफाई कर पाएंगे। यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, जैसे कि इसमें आधार नंबर एंटर नहीं है तो हमें आधार नंबर एंटर करना होगा। अब इसको कर लेते हैं सेव। कॉन्टैक्ट डिटेल में इनके एड्रेस में कोई चेंज होना है तो वो आप यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा। ये हमने चेंज कर दिया है। इसको फॉर्म को सेव कर लेते हैं। ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। अब आपको सिलेक्ट करना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे जो भी रेलेवेंट ऑप्शन है आपके लिए वो आपको सिलेक्ट करना है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, PSU है, ऐसी पेंशनर्स के लिए है। अगर प्राइवेट केस है तो अदर सिलेक्ट करेंगे। अगर इसमें किसी में भी आप नहीं आते तो नॉट एप्लीकेबल आप सिलेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं फाइलिंग सेक्शन की। आप किस सेक्शन में अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। रिटर्न फाइल कर रहे हैं ऑन और बिफोर ड्यू डेट तो 139 क्लोज 1 के अंदर जाएगी। अभी हम इसी में फॉल कर रहे हैं तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। अब बात आती है कि ऑप्ट करना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजीम को। आपको किस रिजीम में बेनिफिट मिलेगा उसके लिए हमने पहले वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। अब हमने सिलेक्ट करना है नो, तो हमने नो सिलेक्ट कर लिया है। अगर न्यू स्कीम में जाते हैं तो हम यस करते। फाइनल जो रह गया इसमें बैंक डिटेल्स रह गया है। बैंक डिटेल हमने ऐड की हुई है। अगर आपने ऐड नहीं की या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऐड बैंक डिटेल करनी है। जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं वो आपको यहाँ पे ऐड करने होंगे। और रिफंड के लिए मैंडेटरी है कि आपका अकाउंट वैलिडेट हो और आपके बैंक अकाउंट में आपका पैन नंबर लिंक हो, अदरवाइज आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होगा। ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद, रेलेवेंट मॉडिफिकेशन होने के बाद हम करते हैं कंफर्मेशन। ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। अब चलते हैं सेकंड नंबर पे, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम को चेक करना है हमें। इस पर क्लिक किया। ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर इन्होंने सैलरी एग्जाम्पशन के कुछ क्वेश्चन पुट कर रखे हैं, तो आपको यस नो में इनके जवाब देने हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो 1 बाय 1 आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं और उससे रिलेटेड अमाउंट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। या आप नीचे जाइए, स्किप द क्वेश्चन कीजिए और यहाँ पे यस कर दीजिए। और अब यहाँ पे आप अपनी सैलरी इनकम को मॉडिफाई करके भी उन अमाउंट्स को एंटर कर सकते हैं। यानी कि आपको वेरीफाई करने है आपकी इनकम सोर्स की इनकम जो यहाँ पे आ रही है उसको चेक कर कीजिए। उसमें कोई एडिशन होना है तो वो कीजिए। अगर कोई मॉडिफाई होनी है डिटेल वो तो मॉडिफाई कर दीजिए। जैसे कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है तो सेकंड वाली करनी है हमें। सैलरी को हमने किया एडिट में जो हमारी सैलरी आ रही है ग्रोस सैलरी वो आ रही है हमारी फॉर्म 16 और AIS से। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी डिटेल को अपलोड नहीं किया है तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी प्रीफिल्ड नहीं आएगी। उस केस में आपको मैनुअली यहाँ पे अपनी सैलरी एंटर करनी होगी। तो ग्रोस सैलरी का मतलब है जो आपके अकाउंट में पेमेंट आ रही है प्लस जो आपकी डिडक्शंस हुई हैं आपकी इनकम में से, जैसे PF कटा है, ESI कटा है, तो इन सब को जोड़ने के बाद आपकी ग्रोस इनकम बनेगी। तो वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। ये इनकम हमने इनकी सैलरी मैच कर ली है। मैच करने के बाद अब चलते हैं अलाउंसेज में। अलाउंसेज में यहाँ तक तो कोई है नहीं और इसमें यहाँ पे अलाउंसेज दिया गया है अदर, यानी अदर अलाउंसेज के अंदर इन्होंने कुछ अमाउंट क्लेम किया है। वही अमाउंट हम रिटर्न में चेक कर लेते हैं। तो ये किया हमने, ये ब्लैंक है तो इसको डिलीट कर देते हैं। ये अलाउंसेज भी ब्लैंक आ रहे हैं तो फालतू की इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ से डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे अदर अलाउंसेज नहीं आ रहे तो हम इस चीज़ को मॉडिफाई किया और एनी अदर में चले गए। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जरूर डाल दीजिएगा, नहीं तो इसका एरर आ जाएगा सेव करते वक्त। ये हमने एंटर कर दिया अमाउंट। इसके बाद हमने बाकी डिटेल कंफर्म कर लिए हैं तो ये किया हमने सेव। सैलरी इनकम कंफर्म होने के बाद आ गई है हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें ऐड करना है ब्रेकअप, ऐड किया। अब ये पूछ रहा है आपके हाउस प्रॉपर्टी का टाइप क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, डिम लेट आउट है। तो हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड पर क्लिक किया। अब देखते हैं कि फॉर्म 16 में इस इन्फॉर्मेशन को दिया है या नहीं।
ये इन्फॉर्मेशन आई है कि इनकम और एडमिसिबल लॉसेस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी रिपोर्टेड बाय द एम्प्लॉय ने ये इन्फॉर्मेशन दी है अपने एम्प्लॉयर को, तो उन्होंने इसको फॉर्म 16 में कवर कर लिया है। अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयर को नहीं दी है तो आप इसको ITR में क्लेम कर सकते हैं। ये है आपका इंटरेस्ट अमाउंट, ये इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। तो यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर कर देना है और ये अमाउंट आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट के अंदर। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, लेट आउट के केस में आपका जो लॉस बनेगा वो आप 2 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। ये क्या हमने ऐड, ये हमारे हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी ऐड हो चुकी है। अब अदर सोर्स की इनकम ये हमारी AIS से आ रही है पिक होके, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको वेरीफाई करनी है सिर्फ। और कोई अदर इन्फॉर्मेशन है जो आपके AIS में नहीं आ रही है, ना ही आपने अपने एम्प्लॉयर को बताई है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपये तक की, वो आप एग्जेम्प्टेड इनकम में दिखा सकते हैं यहाँ पे ऐड करके, और यहाँ पे करेंगे हम कन्फर्म। ये हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम की समरी थी वो सेव हो चुकी है। अब करते हैं टोटल डिडक्शन पे। यहाँ पे सेम आपको इन डिडक्शन में भी इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अगर नहीं देना चाहते तो नीचे चलिए और स्किप कीजिए। अब हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ग्रॉस टोटल इनकम के बाद आ चुके हैं वेरीफाई करने के लिए डिडक्शंस को। डिडक्शन को वेरीफाई करना है। यहाँ पे 80C की जो मैक्सिमम डिडक्शंस है वो फॉर्म 16 से हमें 1.5 लाख रुपए की मिल चुकी है। अब 80D और देख लेते हैं। 80D के में इन्होंने दिखाया है कि जो एज पर फॉर्म 16 है वो हमारी 0 है, लेकिन 5400 रुपये की डिडक्शन फॉर्म 16 में अवेलेबल है, उसे हम ITR में क्लेम कर लेते हैं। यहाँ पे एडिट करते हैं और ये 80D ओपन हो गया। आप या आपका कोई मेंबर अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो करना है, और इन 2 ऑप्शन में से उस अमाउंट को एंटर कर देना है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस का या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का है। यहाँ पे आपके पेरेंट्स से रिलेटेड है, ये इन्फॉर्मेशन देनी है। ये होने के बाद आपको यहाँ पे कर लेना सेव। ये हमारा 80D सेव हो चुका है। अब बाकी की डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, जैसे कि 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। यहाँ पे आप अपना अमाउंट एंटर कर दिया, मैक्सिमम जितनी डिडक्शन मिलनी होगी वो आपकी क्लेम हो जाएगी। यहाँ पे क्या हमने ऐड, ये हमने 80 TTA क्लेम कर लिया। अगर यहाँ पे सीनियर सिटीजन होते तो ये TTB वाला ऑप्शन उनको अवेल होता। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप 80 TTA नहीं 80 TTB क्लेम करेंगे, जिसमें आपका टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं और मैक्सिमम डिडक्शन आपको 50,000 की मिल जाएगी। अब आपको HRA नहीं मिलता और आप रेंट पे रहते हैं तो आप अपना रेंट क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन की फॉर्म में। इसमें आपको सिलेक्ट करना है 80GG वाला ऑप्शन और यहाँ पे करेंगे ऐड। यहाँ पे आपको एंटर करना है आपका रेंट, जितना आप रेंट पे कर रहे हैं, और ये किया हमने ऐड। ये करेंगे हम यहाँ पर कन्फर्म। अब हम आ गए टैक्स पेड पे। अब इसको चेक करके इसको कन्फर्म कर लेना है। 4th पॉइंट आ गया हमारा टैक्स पेड का, और ये टैक्स हमने जो पेड है हमारे फॉर्म 16 से मैच कर रहा है, इसको ओके करेंगे और कंफर्म कर दिया हमने कि ठीक अमाउंट आ रहा है। अब आपको वेरीफाई करना है आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी। ये लास्ट ऑप्शन है टोटल टैक्स लायबिलिटी, आपको ये वेरीफाई करनी है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में ये आ चुकी है आपकी कितनी टोटल इनकम है, इसके ऊपर इन्होंने टैक्स लायबिलिटी बनाई है। ये टैक्स लायबिलिटी हमारी ये बनती है, इसको हमने कन्फर्म किया और हम चलते हैं अब प्रोसीड पे। यहाँ पे हमारे वैलिडेट रिटर्न हो चुकी है, कंफर्म करनी है रिटर्न समरी को, उसके बाद वेरीफाई होगा ऑप्शन। तो ये जो कैलकुलेशन आ गई है हमारे सामने, इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी दिखा दिया कि आप रिफंड के लिए इतने एलिजिबल हैं। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। इसमें आपको ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाता है, इस पर टिक करना है कि आप ये डिक्लेयर करते हैं और ये चीज़ चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपने प्लेस में आपका जो IP एड्रेस है वो पिक कर रहा होगा, इसको मॉडिफाई कर लीजिए और यहाँ पे कीजिए प्रोसीड टू प्रीव्यू। यहाँ पे हमारी रिटर्न वैलिडेट हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है और वेरीफाई एंड सबमिट के लिए पहुँचने वाली है। तो इसमें हमें रिटर्न का प्रीव्यू दिखा दिया, इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। इसको वेरीफाई करके आपको करना प्रोसीड टू वैलिडेट। अगर इसमें कोई एरर होगा तो यहाँ पे शो कर देगा। अब इस केस में कोई भी एरर नहीं था, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे करेंगे हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। इन 3 ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है कि आप अभी की अभी आधार OTP से इसको वैलिडेट करना चाहते हैं, तो इनके माध्यम से आप अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद ये हो जाएगा आपका वेरीफाइड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ITR 2, 3, 4 और जो बाकी के ITR फॉर्म्स हैं उनके ऊपर जल्दी वीडियो आने वाली हैं। तो वीडियो मिस ना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब